स्टूडेंट, मैं ब्रजेश कुमार शुक्ला, बाबा जयराम द्विवेदी, स्नातकोत्तर महाविद्यालय नरहाटपुर भादर अमेठी बीएड प्रथम वर्ष के छात्रों को ऑनलाइन क्लास में आज का मेरा टॉपिक है मेथड्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण की विधियां। बीएड प्रथम वर्ष में मेथड्स ऑफ टीचिंग में कंस्ट्रक्टिव मेथड्स, निर्माणात्मक विधि के विषय में हम लोग आज चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे कि निर्माणात्मक विधि होती क्या है, निर्माणात्मक विधि का उपयोग शिक्षा में हम लोग कैसे करते हैं, इसके द्वारा शिक्षा को कैसे सक्रिय बनाया जा सकता है, सजगता प्रदान किया जा सकता है। वास्तव में निर्माणात्मक विधि के जो जनक हैं वो जीन पियाजे हैं। जीन पियाजे के अनुसार व्यक्ति अपने इस परिस्थिति में निर्माणात्मक विधि में जीन पियाजे ने बताया कि समायोजन के साथ आत्मसादीकरण, व्यक्ति किसी परिस्थिति में जब अपने आप को समायोजन करता है और वहां पर आत्मसाद करके एक नया अनुभव प्राप्त करता है और उस नए अनुभव से ज्ञान को आगे बढ़ाता है। और ज्ञान प्राप्त करने का, एक शिक्षा में ज्ञान प्राप्त करवाने का सबसे सुगम और सुलभ साधन होता है जिसमें छात्र सक्रिय होते हैं और अपने ज्ञान को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। आइए हम लोग इसके विषय में चर्चा करते हैं। निर्माणात्मक विधि के जनक जीन पियाजे हैं। निर्माणात्मक विधि के जो जनक हैं ये हैं जीन पियाजे। निर्माणात्मक विधि के जनक जीन पियाजे हैं। जीन पियाजे ने के अनुसार जीन पियाजे के अनुसार व्यक्ति समायोजन, फाउंडेशन, समायोजन और आत्मसादीकरण के द्वारा, इन दोनों के द्वारा एक नया अनुभव प्राप्त होता है। नए अनुभव के द्वारा वो ज्ञान प्राप्त करता है, यानी कि ज्ञान प्राप्त जो करेगा उसके लिए ये दोनों प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसे उस परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। पहली परिस्थिति उसका है समायोजन करना। शिक्षा में समायोजन के तमाम स्टेप हैं, कहाँ कहाँ पर छात्रों के साथ शिक्षक समायोजन करेगा या छात्र शिक्षक के साथ कैसे समायोजन करता है। समायोजन के साथ कंपोनेंट्स के साथ आत्मसादीकरण कैसे होगा, वह आत्मीकरण की प्रक्रिया के साथ कैसे गुजरेगा, और ये दोनों स्थिति के साथ ही नया अनुभव प्राप्त होता है। हम इसको एक ऐसे ही समझते हैं कि सपोज करिए कि कोई व्यक्ति जब कहीं पर जाता है तो सडनली अगर हम कहीं पर बिना बताए या बिना किसी ज्ञान के वहां पर जाते हैं तो हमें वहां की स्थिति के अनुसार अपने आप को समायोजित करना पड़ता है और समायोजित होने के बाद वहां पर हमें आत्मसात करना पड़ेगा। जो जो चीजें हैं उसके साथ हम आत्मसात करते हैं और आत्मसात करने के लिए जो हमारा पर्पस है वह उसको बढ़ाने का हम प्रयास करते हैं। तो शिक्षा में जीन पियाजे ने समायोजन, आत्मसातकरण के द्वारा नए अनुभव के साथ ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया को बढ़ाने का बल दिया था। वास्तव में निर्माणात्मक विधि में समायोजन छात्रों के साथ, समायोजन शिक्षकों के साथ कैसे किया जाए इसके विषय में इन्होंने आत्मसात और समायोजन दोनों प्रक्रियाओं को मिश्रित करके ही नया अनुभव प्राप्त किया जा सकता है। और जब ये नया अनुभव प्राप्त होता है तो हमारा ज्ञान आगे बढ़ाया जा सकता है। जैसे क्लास में किसी टॉपिक या प्रकरण को निकलवाने के लिए पहली बार जब पूर्व ज्ञान से हम प्रश्न पूछते हैं, छात्रों से जब पूर्व ज्ञान का प्रश्न पूछा जाता है तो वह उसकी स्थिति और मनोदशा को पढ़ने के लिए किया जाता है कि यह छात्र उस टॉपिक पर कहां तक पहुंचने का प्रयास करता है। जब वहां पर वह चीज पढ़ने, मतलब उस चीज को छात्रों के साथ कम्युनिकेट होता है, कम्युनिकेशन किया जाता है, तो हम उसके कुछ बिंदुओं को आत्मसात करते हैं और उस आत्मसात के द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करवाने का प्रयास करते हैं। निर्माणात्मक विधि के इस प्रोसेस को इसी तरह से जीन पियाजे ने स्पष्ट किया। इसमें अधिगमकर्ता को अधिगम के जो पहलू होते हैं उसमें जो समस्या मूलक चीजें होती हैं उन समस्या मूलक चीजों का अपने आप में पूर्व ज्ञान से कंपाइलर है कि पूर्व ज्ञान से उसको जोड़ना पड़ता है। जोड़ने के साथ साथ उसकी परिस्थिति में अपने आप को ढालना पड़ता है और परिस्थिति के अनुसार आत्मसात करते हुए जो नया चीज उसको मिलता है उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। इस परिस्थिति में, यानी कि निर्माणात्मक विधि में, जब अधिगम करता हो
कोई कार्य करना होता है, अधिगम कर्ता को जब अपनी परिस्थिति में अधिगम करने वाले व्यक्ति को समायोजन करने की परिस्थिति यानी कि समस्या मूलक परिस्थिति में जो भी समस्याएं वहां पे होती हैं उस परिस्थिति में जब वह समायोजन करता है, समायोजन के साथ जो उसका पूर्व ज्ञान होता है, पूर्व ज्ञान के साथ स्थिति का आकलन करता है और उसमें समायोजन करता है, फिर आत्मसादीकरण अपने मस्तिष्क के द्वारा पूर्व नियोजित ज्ञानों को उससे जोड़ते हुए आगे बढ़ाने का प्रयत्न करता है। और इस प्रक्रिया में दो फेजेस उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे एक्टिव लर्निंग सजग शिक्षण, जहां पर अधिगम कर्ता जो है वो पूरा का पूरा एक्टिव होकर के शिक्षण प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। एक्टिव लर्निंग सजग होकर शिक्षण करता है और करके सीखना लर्निंग बाय डूइंग, ये दो प्रोसेस जो है सजग शिक्षण एक्टिव लर्निंग और करके सीखना लर्निंग बाय डूइंग। करके सीखने की स्थिति में जब व्यक्ति अपनी उस वातावरण में स्थिति को संभालने का प्रयास करता है, अपने आप को वहां पर सेटिस्फाई करता है, तो वह पूरा का पूरा अपने मनोस्थिति को एक्टिव करते हुए परिस्थिति को देखता है और उस परिस्थिति में अपने आप को समायोजित करता है। तो ये हो जाता है उसका एक्टिव लर्निंग, यानी कि पढ़ने की जो उसकी प्रक्रिया होती है, जो शिक्षण की प्रक्रिया होती है, वो पूरा का पूरा एक्टिव होता है। दूसरा करके सीखना लर्निंग बाय डूइंग, वह करके ही कोई चीज पाता है, देख करके, कोई सुन करके, करके सीखना। इस प्रकार से निर्मात्मक विधि में जीन प्याजे ने अधिगम कर्ता को परिस्थिति में अपने आप को समायोजित करने का, अपने आप को समायोजित करके नए ज्ञान प्राप्त करने के तरीके को स्पष्टता से बताया गया है। अब कहीं भी जैसे शिक्षण विधि में कहीं भी शिक्षक जो है या छात्र जो है अपने आप को कैसे समायोजित करेगा, वातावरण के साथ समायोजित के साथ उस परिस्थिति में अपने आप को कैसे एक दूसरे से आत्मबोध करवाने का प्राप्त करेगा, क्योंकि तभी तक हम एक दूसरे के ज्ञान को नहीं समझ सकते हैं, एक दूसरे के बातों में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे जब तक हमें आत्मबोध नहीं होता। तो पूर्व अनुभव के साथ साथ हमें आत्मबोध का होना भी अति आवश्यक है। एक्टिव लर्निंग सजग शिक्षण ही इसका एक उदाहरण है। सजग शिक्षण में हम जो शिक्षा दे रहे हैं हमारा एक्टिव लर्निंग होगा। करके सीखना लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने में हम उस स्थित परिस्थिति में अपने स्थिति को, अपने आप को समायोजित करते हैं और अपने ज्ञान को वहां पर सजगता से आगे बढ़ाने का हम प्रयास करते हैं। निर्मात्मक विधि की विशेषताएं हैं। निर्मात्मक विधि की जो विशेषताएं हैं इसके विषय में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि निर्मात्मक विधि की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। पहली विशेषताएं है कि इसमें अधिगम कर्ता जो है अधिगम कर्ता को अधिगम हेतु उचित वातावरण प्रदान करता है। इसको हम ऐसे समझते हुए चलते हैं, अधिगम कर्ता को अधिगम हेतु उचित वातावरण प्रदान करता है। अधिगम कर्ता को अधिगम हेतु उचित वातावरण। सपोज करिए कि कोई भी अधिगम करता है तो उसको अधिगम हेतु उचित वातावरण कैसे प्राप्त होगा, चूंकि वो समायोजन करेगा, आत्मसात करेगा, नया अनुभव प्राप्त होगा, ज्ञान अपने आप उसमें बढ़ेगा। तो अधिगम कर्ता को अधिगम हेतु उचित वातावरण प्रदान करता है। और इसमें अधिगम कर्ता की पृष्ठभूमि और संस्कृति का भी पता चलता है। सेकंड टॉपिक नंबर 2, इसमें अधिगम कर्ता की पृष्ठभूमि का पता चलता है कि उसकी पृष्ठभूमि क्या है। अधिगम कर्ता की पृष्ठभूमि को हम जान सकते हैं, पृष्ठभूमि को जाना जा सकता है। अधिगम कर्ता की पृष्ठभूमि को जानने का यानी कि जाना भी जा सकता है जो अधिगम कर रहा है। तीसरा, इसमें शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम, शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम, शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम तीनों के मध्य अंतः प्रक्रिया होती है।
शिक्षक के साथ छात्र के साथ पाठ्यक्रम का, इन तीनों के मध्य इस प्रोसेस में निर्माणात्मक विधि में अंतः प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। अब शिक्षक का छात्र के साथ, छात्र का पाठ्यक्रम के साथ, शिक्षक का पाठ्यक्रम के साथ, फिर शिक्षक का छात्र के साथ अंतः प्रक्रिया कैसे चलती रहती है। इसके लिए सपोज करिए कि कोई शिक्षक जब किसी छात्र से किसी अमुक बिंदु पर बात समस्या मूलक स्थिति में बात उत्पन्न करता है, नहीं कि मान लीजिए उसको परिस्थिति और समस्या मूलक स्थिति में बात करने का प्रयास करता है, तो उसके पीछे उसका एक ही लक्ष्य होता है, वह अपने पाठ्यक्रम में उसको ज्ञान प्राप्त करवाना। जैसे हम पूर्व ज्ञान के प्रश्नों को कई स्टेप से, कई तरीके से, कई बौद्धिक तरीकों से पूछने का प्रयास करते हैं, तो उसमें हमारा यही एक मकसद होता है कि किस तरह से छात्रों की बुद्धि वृद्धि को वहां तक अपने विषय में ले जाने का हम प्रयास करवाएं। और निर्मात्मक विधि में जब वह छात्र स्थिति और परिस्थिति के अनुसार वहां पे समझता है, आत्मसात करता है, दिए गए प्रश्न और समस्या मूलक को पहचानता है, तब वह उसमें नए अपने अनुभव के द्वारा ज्ञान जो है बताने का प्रयास करता है। इसकी विशेषताओं में यह विधि समस्या पर आधारित होती है, यानी कि समस्या मूलक यह विधि जो है हमारी निर्माणात्मक विधि समस्या पर आधारित होती है कि अधिगमकर्ता के समक्ष समस्या प्रस्तुत की जाती है। उस समस्या में वह अपने मनोस्थिति मनोज्ञान के द्वारा किस प्रकार से अपने आप को समायोजित करे और समायोजित करने के साथ कैसे आत्मसात करे, आत्मसात करने के साथ साथ कैसे अपने अनुभव के द्वारा उस ज्ञान को आगे बढ़ाए। तो समस्या मूलक विधि इसको हम कह सकते हैं। इसकी विशेषताएं में है कि ये समस्या मूलक विधि है। निर्माणकर्ता की विशेषताएं में यह विधि समस्या मूलक विधि है। इसमें अधिगमकर्ता को समस्या से गुजरना पड़ता है और उस समस्या में अपने आप को समायोजित करना पड़ता है। तो भाई जब कोई व्यक्ति किसी वातावरण में जाता है और किसी स्थिति परिस्थिति में पहुंचता है, तो आप किस प्रकार से अपने आप को समायोजित कर ले और उस समस्या में कैसे अपने आप को आगे बढ़ा दे। दूसरी चीज ये जो है अगली इसकी विशेषता है कि यह प्रौढ़ शिक्षा और बच्चों की शिक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी है। प्रौढ़ शिक्षा और बच्चों की शिक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी है। बच्चों की शिक्षा में जब ऐसे बच्चे जिनकी बुद्धि वृद्धि थोड़ा सा प्रोग्रेसिव हो, वहां पर हम उनको ऐसे समस्या मूलक वातावरण में रखें जो कि उनके पूर्व ज्ञान से कुछ न कुछ टच करते हो, तो वो लोग कुछ न कुछ सोच करके बताने का प्रयास करते हैं। जैसे खोजक प्रश्नों को लाना, खोजक प्रश्नों के द्वारा नई चीजें पाना। आप खोजक प्रश्न दीजिए और जैसे कुछ प्रश्न दिए जाएं, बच्चे खोज करके आंसर बताने का प्रयास करते हैं। समस्या के द्वारा, खोजक प्रश्नों के द्वारा इस चीज को बताने का प्रयास करें। प्रौढ़ शिक्षा का मतलब हुआ कि ऐसे लोग जो कि ज्यादा उम्र के हो गए हैं और शिक्षा से नहीं जुड़े हुए हैं, उनको वातावरण के साथ वहां पे पढ़ाना, वहां पे इसका जो है सबसे ज्यादा उपयोगी है। क्योंकि शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम तीनों के मध्य ये सदैव अंतः प्रक्रिया करती रहती है। अंतः क्रिया तीनों के मध्य चलती है, शिक्षक के भी मध्य, छात्र के भी मध्य और पाठ्यक्रम के भी मध्य। समस्या मूलक है, प्रौढ़ शिक्षा और बच्चों की शिक्षा के लिए उपयोगी है। इस विधि के द्वारा पाठ्यक्रम, छात्र और शिक्षक तीनों के मध्य अंतः प्रक्रियाएं अनवरत चलती रहती हैं। और यह परंपरागत शिक्षा की उपयोगिता में अधिक उपयोगी है। परंपरागत शिक्षा हम आप कैसे समझेंगे? परंपरागत शिक्षा किसे कहते हैं? परंपरागत शिक्षा से परंपरागत शिक्षा आप किसे कहते हैं भाई? परंपरागत शिक्षा वो शिक्षा है जो पूर्व से चली आ रही, जिसमें हमारे पिताजी पढ़े, उनके पिताजी पढ़े। परंपरागत शिक्षा हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में कि शिक्षा की पहले कौन सी विधि थी। जैसे वैदिक शिक्षा, वैदिक शिक्षा के बाद बौद्ध शिक्षा, बौद्ध शिक्षा के बाद इस्लाम शिक्षा, इस्लाम शिक्षा के बाद हमारा देश अंग्रेजों की गुलाम हुआ। तो शिक्षा की जो स्टेप वाइज डेवलपमेंटिंग है परंपरागत शिक्षा, यानी कि एक शिक्षा से दूसरी शिक्षा को हम, जैसे हमारे परंपरागत शिक्षा में व्याख्यान विधि है, व्याख्यान विधि में शिक्षक बोलता है और छात्र श्रोता बन के सुनते हैं।
तो एक गुरुकुल प्रणाली था। गुरुकुल प्रणाली में शिक्षक जो होते थे बच्चों को व्याख्यान देते थे, यानी कि बैठ करके एक कथा जैसे बोलते थे, सारे छात्र मौन होकर के उसको सुनते थे। तो शिक्षण विधि में परंपरागत शिक्षा से ये ज्यादा उपयोगी है। ज्यादा उपयोगी इसलिए क्योंकि इसमें छात्रों को सजग किया जाता है, छात्रों के सम्मुख समस्या दी जाती है और वह समस्या ऐसी दी जाती है जिसमें वो अपने आप को समायोजित कर सके और नए ज्ञान को आगे बढ़ाने का प्रयास कर सके। मैथ के कुछ क्वेश्चन जैसे उदाहरण के तौर पर हम देते हैं कि पीछे उदाहरण दिया रहता है कुछ सॉल्व करने के लिए, तो बच्चे उसको उदाहरण को देखते हैं, आगे के प्रश्नावली में उसी के अनुसार उस सवाल को हल कर सकते हैं। तो समस्या में अपने आप को समायोजित करना और छात्रों और छात्र पाठ्यक्रम और शिक्षक के बीच अंतःक्रिया अनवरत चलते रहना, यह इसका प्रथम। निर्माणात्मक विधि की विशेषताओं में हम लोगों ने पढ़ा कि समस्या मूलक है, छात्र शिक्षक और पाठ्यक्रम के मध्यमता प्रक्रिया चलती रहती है। इसमें छात्र जो है वो अधिगम करता है तो समस्या मूलक परिस्थिति वहां पर उत्पन्न की जाती है। इसके साथ साथ इसमें कुछ दोष भी हैं, लिमिटेशन भी है। तो चलिए हम इसके दोष को पढ़ते हैं कि इसमें कौन कौन से दोष है। पहला दोष ये है कि इसमें जो है यह कई बार अधिगमकर्ता को गलत दिशा में ले जा सकता है। इसमें अधिगमकर्ता जो है जैसे उसको पूरा ज्ञान होता नहीं है कि जिससे हम अधिगम करवा रहे हैं वह उसका मनोस्थिति या मनोदशा कहाँ तक है, तो वह उसे गलत दिशा में ले जा सकता है और हर बिंदु पर हर प्रकरण पर इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। सपोज करिए कि हमें किसी एक टॉपिक को पढ़ाना है, एक प्रकरण पर अलग छात्रों की बुद्धि अलग तरह से उस चीज को समझ सकती है, दूसरी तरह के छात्र उसको दूसरी तरह से समझ सकते हैं। तो सभी प्रकरण पर हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते, हर एक प्रकरण पर इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता, सभी छात्रों पर यह नहीं प्रयोग, हर एक छात्रों के साथ इस तरह का अधिगम नहीं किया जा सकता है, इस तरह का निर्माणात्मक विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता। और इसमें समय ज्यादा लगता है, समय जो है समय अधिक लगता है, इसलिए इसमें एक दो तीन दोष हैं कि समय का अधिक लगना, सभी छात्रों पर इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता और हर एक बिंदु पर इसके लिए प्रश्न बना करके जितने ज्यादा हम छात्रों को ले चलेंगे इसमें समय लगेगा, या इसका दोष बताता है। इस प्रकार जहां पर इसके कई चीजें अच्छे हैं वहीं इसके कुछ लिमिटेशन है। वास्तव में निर्माणात्मक विधि यह ऐसी सुलभ विधि है जिसके द्वारा हम अपने पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, छात्र इससे सजग होते हैं और समस्या मूलक स्थिति में अपने आप को आत्मसात करने के लिए प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं और किसी भी वातावरण में अपने आप को संतुलित करके अपने ज्ञान को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं।